बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अनवारुल हक के एजाज में 21 दिसंबर को होने वाला फुल कोर्ट रेफरेंस मुलतवी कर दिया गया है, जबकि फुल कोर्ट रेफरेंस 31 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अनवारुल हक के एजाज में 21 दिसंबर को होने वाला फुल कोर्ट रेफरेंस मुलतवी कर दिया गया। फुल कोर्ट रेफरेंस 31 दिसंबर को होगा, जबकि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने मरासला अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल को भी भिजवा दिया गया। फुल कोर्ट रेफरेंस मुलतवी होने से मुतल्लिका मरासला लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर, रावलपिंडी मुल्तान और बहादुरपुर के सुदूर को भी भिजवा दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस अनवारुल हक के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए 21 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 31 दिसंबर को अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं, ताहम 10 दिन के वर्किंग गैप की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस 21 दिसंबर को नहीं होगा। इंतजार उसका हो गया ऐलान। लाहौर में बसंत 9 और 10 फरवरी को मनाई जाएगी, जबकि सदर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन शेख सलीम ने तारीख का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन शेख मोहम्मद सलीम का कहना था कि सिटी 42 ने गुज़श्ता 10 साल से बसंत के लिए लाहौरियों की तर्जुमानी की। हुकूमत पंजाब की मशावरत के साथ फरवरी 2019 के दूसरे हफ्ते 9 और 10 फरवरी बरोज हफ्ता और इतवार को बसंत का त्यौहार मनाने का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाई गई कमेटी के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। शेख सलीम कहते हैं कि पतंग और डोर बनाने की सनत से वाबस्ता तमाम अफराद ने काम शुरू कर दिया है। बसंत के त्यौहार से अरबों रुपए का सरमाया गर्दिश में आएगा। जैसे ही बसंत की इजाजत का ऐलान हो गया, उधर ही लाहौर की फजाओं में बोकाटा की गूंज सुनाई देने लगी। आसमान पर बसंत के रंग बिखेरने के लिए पंजाब हुकूमत के संजीदा इकदाम भी सामने आए। कमेटी के अरकान के सामने आ गए। का त्यौहार मनाने के लिए पंजाब हुकूमत की 10 रुकनी कमेटी तजावीज़ मुरतब करेगी। कमेटी के कन्वीनर सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत होंगे। कमेटी में सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान, यूसुफ सलाहुद्दीन और मुबशर लुकमान शामिल होंगे। कमेटी में काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर, DC लाहौर, IG पंजाब पुलिस या उनका कोई नुमाइंदा शामिल होगा। कमेटी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और सेक्रेटरी कल्चर भी रुकन होंगे। कमेटी 2 हफ्तों के अंदर अपनी तजावीज़ मुरतब करके वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश करेगी। बसंत के लिए 10 या 17 फरवरी की तारीख मुकर्रर की जा सकती है। कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। शहरी तो पुरजोश हैं ही, बल्दिया उस्मा के अराकीन भी बसंत मनाने के लिए बेताब नजर आने लगे। खवातीन और मर्द अराकीन ने बसंत की हिमायत कर दी, जबकि कई अराकीन ने महफूज बसंत मनाने के हवाले से तजावीज़ भी पेश कर दी हैं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं बकार खुमन की ये रिपोर्ट। बल्दिया उस्मा लाहौर के अराकीन 10 साल बाद बसंत के इनकाद के ऐलान पर खुश दिखाई दिए। खवातीन अराकीन का कहना था कि बसंत से खूबसूरत फेस्टिवल का इनकाद होगा, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। मैं समझती हूँ कि ये खुशाइंद इक़दाम है इस तरह से, क्योंकि ये पंजाब की सकाफत का सदियों से हिस्सा रहा है और लोग जो है इसे छोटे बड़े पैमाने पे हमेशा से मनाते रहे हैं। बसंत होनी चाहिए जैसा कि पहले 7 साल पहले होती थी, जब हम खुद भी गुड़ियाँ उड़ाते थे, मेरे बच्चे, मेरे मियाँ। और ये एक बहुत अच्छा त्यौहार है। आप ये देखें कि इससे आपको कितनी आमदनी होती है। लोग दूर दूर से आते थे। मर्द अराकीन ने बसंत मनाने की हिमायत तो की, मगर साथ साथ मुफीद मशवरे भी दे डाले। बसंत देखें, जब ये धाती तारे, क्लच वायर, जिन चीज़ों से जान को नुकसान हो सकता है, हेलमेट और ये सारी चीज़ें, जब तक मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगाई जाए और छांगा मांगा या दरियाए रावी के किनारे कहीं पे बसंत का पॉइंट बनाया जाए। ये तजवीज़ तो यह है कि अगर बसंत मनानी है तो उसमें पतंग को निकाल दिया जाए और बाकी अच्छे मेले सजाए जाएं, खेल कूद होनी चाहिए, उसमें मुकाबले हों, बच्चों के स्कूल्स के आपस में मुकाबले करवा दिए जाएं और यूनियन काउंसिल की सतह तक इस बसंत को मनाया जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के 300 से ज्यादा लाहौरी चेयरमैन बसंत के मौके पर हल्ला गुल्ला करने और दोस्तों की दावतें करने के लिए बेचैन हैं। कैमरा टीम के हमरा वकार घुमन सिटी आखिर रंग नहीं आई। सिटी 42 ने ही लाहौरियों के बड़े फेस्टिवल की बहाली के हवाले से 10 साल खुसूसी मुहिम चलाई और प्रोग्राम सिटी एट 10, न्यूज नाइट, सलाम लाहौर और बनाम सरकार में भी कई बार बसंत की बहाली के हवाले से आवाज उठाई गई। सिटी 42 जो लाहौरियों का अपना पसंदीदा चैनल है। सिटी 42 ने हमेशा जहां लाहौर के मसाइल उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया है, वहीं लाहौरियों के लिए अच्छी तफरीह के मौके पैदा करने के लिए पेश रहता है। सिटी 42 ने कभी हॉर्स एंड कैटल शो मुनाकिद करवा कर लाहौरियों को तफरीह मुहैया की, तो कभी 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर परेड मुनाकिद करवा कर लाहौरियों के दिल जीते। बसंत जो कि लाहौरियों का पसंदीदा फेस्टिवल था, जिसमें
शिरकत के लिए न सिर्फ दीगर शहरों से पाकिस्तानी लाहौर का रुख करते थे, बल्कि इंडिया से भी कई मारूफ अदाकार बसंत मनाने लाहौर पहुंची नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक से गैर मुल्की बसंत लाहौर में मनाने आते थे। बसंत के दिनों में लाहौर में ये आलम था कि होटल्स में कमरों की बुकिंग मिलना दुश्वार हो जाता था और बैरून ममालिक से लोगों की आमद से पाकिस्तान अरबों रुपए की कमाई करता था। तकरीबन 10 साल कबल लाहौरियों के पसंदीदा फेस्टिवल पर पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन सिटी 42 ने लाहौरियों की आवाज बुलंद की और 10 साल तक बसंत की बहाली के लिए जंग जारी रखी। प्रोग्राम सिटी एट 10, न्यूज नाइट, सलाम लाहौर और बनाम सरकार में भी कई बार बसंत की बहाली के लिए आवाज उठाई गई। अभी हाल ही में सिटी 42 ने बसंत की बहाली के लिए एक मुहिम शुरू कर रखी थी। सिटी 42 की काविशें बिलाखिर रंग ले आईं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके शहरियों की बड़ी तादाद ने हेलमेट ना पहनने की जिद छोड़कर हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। आवाम का इस हवाले से कहना है कि हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद तफसीलात जानते हैं कि शहरियों का हेलमेट पहनने पर कैसा रद्द-ए-अमल है नदीम खालिद से। जी नदीम खालिद। बिल्कुल, शहरियों की बड़ी तादाद ने जो हेलमेट का कानून नाफिज किया गया था कि तमाम शहरी हेलमेट पहने और अपनी जान बचाएं और हिफाजत करें अपनी जान की, तो शहर में मालूम होता है कि शहर में बड़ी तादाद शहरियों की इस वक्त हेलमेट पहनना शुरू हो गई है। इस वक्त भी हम जहाँ खड़े हुए यहाँ देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ से जो गुजर रही है उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, जबकि एक आध जो लोग हैं उन्होंने अभी तक हेलमेट नहीं पहना। वो यकीनन पहन लेंगे जैसे जैसे आगे आएगा। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद भी हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। अच्छा, आप हेलमेट कब से पहन रहे हैं? जब से ये फैसला आया उस वक्त से या पहले से? पहले से पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी के लिए ये बेहतरीन है? बेहतरीन है। अच्छा, आप बताएं हेलमेट जो है वो पहनने के क्या फ़ायदे हैं? और हेलमेट पहनने के ये फ़ायदे हैं कि हादसे में अगर चोट लगती, गिरता है बंदा, सर पे चोट नहीं लगती, जिससे हड्डी फ्रैक्चर नहीं होती। और मैंने देखा है कि रोड पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना असल हेलमेट की बजाय वो प्लास्टिक के हेलमेट पहने हुए हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। गवर्नमेंट ने जो ये ऐलान किया है इनको भी इसको चेक करना चाहिए कि जो असल हेलमेट है आवाम को उसकी तरफ तरजीह देनी चाहिए, ना कि पैसा भी ज़ाया करें आवाम और हेलमेट भी वो हिसाब से खरीदें। ठीक है, मेरे साथ मज़ीद भी इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि हेलमेट जो है जो लोग नहीं पहनते उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। ये आवाम की सेफ्टी के लिए है, आवाम की सेफ्टी के लिए एक अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पहनना चाहिए सबको। बिल्कुल, जिस तरह के आपने शहरियों से भी सुना कि उनका कहना है कि ये एक अच्छी चीज़ है, एक ऐसा इक़दाम है, वैसे भी खुद की हिफाजत के लिए है तो ज़रूर इसको पहनना चाहिए और ख़ुद की सेफ्टी के लिए है। और लेकिन जो लोग नहीं पहनते उनके खिलाफ कानूनी तौर पर जो कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। और खालिद, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे ग्रीन टाउन चोएस टैंकी के पास भैंस नाले में गिर गई, जबकि भैंस कई घंटे नाले में फंसी रही। शहरियों ने अपनी मदद के तहत बाहर निकाला। भैंस को नाले से बाहर निकालने के लिए कई घंटों तक इकदाम ना किए जा सके, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक भैंस सुबह 6 बजे नाले में गिरी। तमाम शहरियों ने अपनी मदद के तहत कई घंटों की कोशिश के बाद भैंस को नाले से बाहर निकाल दिया। उधर बागवानपुरा के इलाके घास मंडी में वाक़या सेठा वाली बागीची मुगल दौर के आम सिपा सालार महाबत खान से निस्बत की वजह से बाग महाबत खान भी कहलाती है। इस बाग की मौजूदा हालत के हवाले से जानने के लिए देखते हैं रजा खरल की ये रिपोर्ट। कबर बागीची सेठा वाली में वाक़या है जो कि घास मंडी बागवानपुरा के इलाके में ये वाक़या है और ये काफ़ी पुरानी खबर कही जाती है, बल्कि बहुत सारी रवायात और सीना गज़ट से आने वाली रवायात ये कहती हैं कि ये कब्र महाबत खान की है। महाबत खान के बारे में कहा जाता है कि वो शहनशाह अकबर के दौर में मुग़ल इंडिया में अहम ओहदों पर मुतमक्कन हुए और उसके बाद शहनशाह जहांगीर के अहद में भी उन्हें मुख्तलिफ ओहदों से नवाजा गया। अलकाबात भी उन्हें उसी दौर में मिले और ख़ास तौर पर ये लक़ब महाबत खान का इंतकाल दक्कन में हुआ और दक्कन में 1634 में हुआ और उसके बाद उन्हें या उनके जस्द खाकी को यहाँ यानी दिल्ली में लाया गया और दिल्ली में दफन हुए वो। और अगर वो दिल्ली में दफन हुए तो ये कब्र किसकी है? और ये भी रवायात हैं कि ये कब्र उस महाबत खान की नहीं जिसके साथ ये मंसूब है, बल्कि उस महाबत खान का बेटा भी महाबत खान के लक़ब
سے ہی نوازا گیا شہنشاہ جہانگیر کے دور میں اور اس شاہ جہاں کے دور میں، اور اس کی یہ قبر ہو سکتی ہے۔ چہار باغ بنا، اس کے بعد یہ سپرتا صرف ایک حصے یعنی 4 حصوں کے بجائے ایک حصے تک محدود ہو گیا۔ کے اندر اور عمارتیں بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شاہ جہاں اور ایمپرر جہانگیر کے دور میں تعمیر ہوئیں، اور ان عمارتوں کی باقیات اب بھی دیکھی جا سکتی ہے، جو چھوٹی اینٹیں بنی ہوئی ہیں اور چونا گچھ ہیں ساری کی ساری۔ بعد میں یہ علاقہ یا یہ باغ سیٹھاں والی باغیچی کہلانے لگی، اور اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ 1880 یا 85 میں پارسی تاجر یہاں پہ آباد ہوئے۔ اور ان کی وجہ سے اس علاقے کو سیٹھاں والا محلہ اور پھر یہ باغیچی سیٹھاں والی بھی کہلوانے لگی۔ یہ باغیچی قیام پاکستان کے بعد بالکل اجڑ گئی، لیکن بعد کے ادوار میں اس کی تزئین و آرائش بھی ہوئی، جہاں پہ مختلف محکموں نے کام کیا، اور پھر باغیچی کی حالت تو بہتر ہو گئی، لیکن اس قبر کی جس کے نام پہ یہ علاقہ جانا جاتا یا محبت خان کا باغ جانا جاتا تھا، اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، اور نہ ہی متعلقہ محکموں نے یہاں پہ کوئی تختی لگائی ہے، نہ ہی بتایا ہے۔ یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ اس باغیچی کے حوالے سے، اس صاحب قبر کے حوالے سے پتہ چلایا جائے، اور نئے آنے والے یا تاریخ کے طالب علموں کو یہ پتہ ہونا چاہیے یا انہیں بتایا جانا چاہیے کہ یہ کس کی قبر ہے اور اس کی تاریخی اور معاشرتی اور سیاسی اہمیت کیا ہے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ رضا کھیرل، لاہور۔ بریک کے بعد خوش آمدید، آگے بڑھیں آپ کو بتائیں اور ابھی سیشن عدالت سے خبر آپ تک پہنچائیں گے، جہاں پر بچے کی حوالگی کے حوالے سے فریقین کمرہ عدالت کے باہر الجھ پڑے۔ بچے کا والد اور ماموں آپس میں دستوں گریبان ہو گئے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سیشن جج رفاقت قمر نے سمیرہ بی بی کی حبس بیجا کی درخواست پر سماعت کی۔ خاتون نے موقف اختیار کیا کہ سسرالی رشتہ دار آئے روز تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ شوہر خالد نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے اور 8 سالہ علی رضا کو حبس بیجا میں رکھا ہے۔ سمیرہ بی بی نے استدعا کی کہ اس کے بچے کو باپ کی تحویل سے بازیاب کروا کر اس کے حوالے کیا جائے۔ 8 سالہ علی رضا نے بیان دیا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جس پر عدالت نے بچہ ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر مختلف ٹی وی چینل سے منسلک صحافیوں کا قومی احتساب بیورو لاہور کا دورہ۔ ڈائریکٹر اور نیب نے صحافیوں کو آگاہی اور تدارک ونگ کی کارکردگی سے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا۔ مختلف نجی اداروں کے صحافیوں نے ڈائریکٹر نیب سید حسنین سے ملاقات بھی کی، اور ڈائریکٹر نیب سید حسنین کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خاتمے میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے۔ نیب نے آگاہی مہم کے ذریعے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ میں کرپشن کے خلاف شعور اجاگر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرپشن کے خاتمے اور قوم کی آگاہی میں میڈیا اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ ڈائریکٹر سید حسنین نے میڈیا نمائندگان کو نیب کی جانب سے خصوصی تحائف بھی پیش کیے، اور اس موقع پر ترجمان نیب محمد ذیشان اور دیگر بھی موجود تھے۔ دوسری جانب اسپین کے 2 رکنی وفد کا شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کا دورہ۔ لاہور کی تاریخی عمارتوں کی خوبصورتی کو خوب سراہا، کہتے ہیں لاہور لاہور ہے۔ اسپین میں پاکستان کو پرامن ملک قرار دینے پر اسپین کے باشندوں نے لاہور کا دورہ کیا۔ 2 رکنی وفد کا کہنا تھا کہ لاہور کے بارے میں بہت سنا تھا، یہاں سے بہت پیار ملا اور بہت سی یادیں سمیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور کی تاریخی عمارتوں کی خوبصورتی قابل دید ہے اور لاہوری کھانے بھی لاجواب ہیں۔ وفد نے شاہی قلعے میں سیلفیاں لیں اور خوشی کا اظہار کیا۔ ادھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں نئے محمد علی جناح بلاک کا افتتاح کر دیا گیا۔ بلاک 79,511 اسکوائر فٹ پر مشتمل ہے، جبکہ بلاک میں HR ڈپارٹمنٹ، نرسنگ ڈپارٹمنٹ، امتحانی مرکز، لائبریری سمیت 2 لیکچر ہالز بھی موجود ہوں گے۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں بسام سلطان کی یہ رپورٹ۔ میڈیکل یونیورسٹی میں محمد علی جناح بلاک کا افتتاح صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیا۔ اس موقع پر 38ویں سالانہ بین الاقوامی سمپوزیم کی افتتاحی تقریب بھی ہوئی، جس میں پرنسپل سیکرٹری ٹو CM ڈاکٹر راحیل صدیقی، سیکرٹری صحت ثاقب ظفر، ڈاکٹر تنظیم حیدر، ڈاکٹر احمد حسن، پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم، پروفیسر ابرار اشرف اور دیگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین کا کہنا تھا کہ ایک طویل عرصہ کنگ ایڈورڈ میں بطور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گزارا بہت سی یادیں ہیں، یقیناً ملک کے بہترین طبی اداروں میں سر فہرست ہے۔ Don't ever forget your alma mater. I always believe کہ جس انسٹیٹیوشن نے آپ کو تعلیم دی اور اس قابل کیا کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں جا کے اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں، اس انسٹیٹیوشن کو بھولنا جو ہے وہ میری طرف سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔
गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि मोहम्मद अली जनाब ब्लॉक में 2 लेक्चर हॉल्स और इम्तिहानी मराकज भी मौजूद हैं। हुकूमत से दरखास्त है कि एडमिन ब्लॉक के लिए भी फंड्स जारी किए जाएं। मोहम्मद अली जनाब ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर 38वें सालाना बैनुल-अक़वामी साइंटिफिक सिम्पोजियम का भी इफ्तिताह किया गया। सिम्पोजियम में अगले 2 दिन मुख्तलिफ मज़ामीन पर सेशंस जारी रहेंगे। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। अभी आपको बताएंगे बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस का पहला कॉन्वोकेशन हुआ। कॉन्वोकेशन में 297 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं, जबकि 26 तलबा को मेडल से नवाजा गया। तफसीलात अकमल सुमरू की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, डायरेक्टर वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद शफीक समेत असातिज़ा और ग्रेजुएट्स ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 14 तलबा को गोल्ड मेडल्स और 12 को सिल्वर मेडल्स दिए गए। कॉन्वोकेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 193, MBA के 26, MS कंप्यूटर साइंसेज के 7 और BBA के 19, BS कंप्यूटर साइंसेज के 38 और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 22 तलबा को डिग्रियां दी गई। बहरिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में बेहतरी पर गवर्नर पंजाब ने इंतजामिया को सराहा। डायरेक्टर एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद शफीक ने कहा कि बहरिया यूनिवर्सिटी में एशिया की 400 जामियात और मुल्क में 23वें नंबर पर है। यहाँ पे फैकल्टी और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है इट इज़ वेरी गुड और वेरी हर बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं और दे हेल्प अस अराउंड। फैकल्टी एंड एवरीथिंग जो कुछ भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं दैट्स वेरी गुड। फ्यूचर प्लान तो मेरा अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप है कि मैं अपना एक एम्पायर खड़ी कर दूँ, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। बिजनेस बेसिकली मेरा एम है। There was a teacher from one corner of the Pakistan to the other. I saw many faces, like someone from Kashmir, someone from Karachi, and someone even from Balochistan. कॉन्वोकेशन में लाला रुख, किंजा सना, मोहम्मद हमजा अजीज, मोहम्मद शावेज, हुसैन बलोच, शुमाइला यास्मीन, सारा अमजद, अली हसन, उमर इकबाल, सलमान बहादुर खान, नबील एहतशाम, मोहम्मद ताहिर नवाज, मायरा अली चौधरी, मोहम्मद मुसाब सुहेल और राबिया जका को मेडल्स दिए गए। बहरिया यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने बताया कि इंडोमेंट फंड कायम किया गया है, जिससे तलबा को स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। कैमरामैन सलमान के हमरा अकमल सुमरो, सिटी 42। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के ज़रिए एहतमाम मनशियात के खिलाफ असातिज़ा की 1 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर इंसदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने असातिज़ा को तरबियती लेक्चर दिए। कहते हैं असातिज़ा तलबा में गुटखा, नुस्वार और सिगरेट नोशी को इब्तदाई सतह पर रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। वर्कशॉप का इनेकाद DC ऑफिस लाहौर और कोलंबो प्लान के इश्तराक से किया गया। प्रिंसिपल हसन अशरफ चीमा, इंचार्ज स्कूल प्रोग्राम सैयद मोहसिन, माहिरीन नफ्सियात साइमा शहजाद समेत 25 से ज़ायद स्कूलों के असातिज़ा ने मनशियात के खिलाफ तरबियती वर्कशॉप में शिरकत की। इस मौका पर सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि स्कूलों के बच्चों में नुस्वार और सिगरेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लाहौर के 30 तालीमी इदारों को मनशियात के खिलाफ आगाही प्रोग्राम के हवाले से एक ही तरह की ब्रांडिंग की जाएगी। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने कहा कि असातिज़ा खुद सिगरेट नोशी तर्क करके तलबा के सामने खुद मिसाल कायम कर सकते हैं। हमारा काम मनशियात से पैदा होने वाली खराबियों, ख़ानदानी इंतशार और हुकूमती इदारों के साथ सही पॉलिसी का इज्रा करना है। और अभी हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाहौरी गेट में नामालूम अफराद ने 9 साला बच्ची गले में फंदा डालकर कत्ल कर दी, जबकि कत्ल के शुबे में मुश्तबा अफराद हिरासत में पूछताछ की जा रही है। मकतूला की वालिदा उम्रा करने गई हुई हैं। SP सिटी मुज़फ्फर की जानिब से ये कहा गया है और उन्होंने इस मौका पर मजीद कहा कि कत्ल के असल हक़ाइक़ तहकीकात के बाद ही सामने आएंगे। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौरी गेट में, जहाँ पर नामालूम अफराद ने 9 साला बच्ची गले में फंदा डालकर कत्ल कर दी, जबकि कत्ल के शुबे में मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात की जा रही हैं। उधर अदलिया की तारीख में पहली मरतबा साइलिन को मुकदमात की 24 घंटे में मुसद्दका नकूल की ऑनलाइन फराहमी जारी है। लाहौर समेत 36 अजला की अदालतों में ऑनलाइन नकूल की फराहमी के हवाले से मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज आज से ही होगा। इस हवाले से क्या लाहे अमल तश्कील दिया जा रहा है, जानेंगे। मलिक अशरफ ने हमें अभी ज्वाइन किया है। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिए, क्या तफसीलात हैं? जी, साइलिन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया की तारीख में पहली मरतबा साइलिन को ऑनलाइन मुसद्दका नकुल की फराहमी के मनसूबे का आज से आगाज़ किया जा रहा है और इस मनसूबे का इफ्तिताह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक करेंगे और सेशन जज कलीम अहमद खान इस मनसूबे की निगरानी करेंगे। आज से लाहौर समेत 36 अजला में ज़िली अदालतों में मुसद्दका नकुल की ऑनलाइन मनसूबे की फराहमी का आगाज़ होगा और इस मनसूबे के मुताबिक कोई भी वकील, साइल या कोई भी फ़र्द
किसी मुकदमे की ऑनलाइन फराहमी के हवाले से, नकल की फराहमी के हवाले से दरख्वास्त दे सकेगा और जो साइल होगा या कोई भी फ़र्द जो नकल की फराहमी के लिए रजू करेगा वो अपना शनाख्ती कार्ड, मुतलका अदालत का नाम या उस तारीख के हवाले से आगाह करेगा जिसके 24 घंटे के अंदर उसको मुसद्दका नकल फराहम की जाएगी। और ज़रा का ये भी कहना है कि मुसद्दका नकल की फराहमी के लिए एक सफ़े के लिए 2 रुपये का टिकट होगा, जितने सफ़ात होंगे उतने रुपए के टिकट लगेंगे और मुतलका जो सिस्टम होगा उसकी निगरानी ना सिर्फ मुतलका जज कर पाएगा बल्कि उस ज़िले का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के पास भी इस पूरे प्रोसेस की निगरानी करने की एक्सेस होगी। और इस हवाले से तमाम जजेस के पास पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। और ज़रा का ये कहना है कि इंतहाई अहम मनसूबा है जिसका इफ्तिताह आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगे और इसका मंसूबा है जिसके हवाले से तश्कील दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। दूसरी जानिब आपको बताएंगे स्टेज टीवी और फिल्म के मारूफ कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू सेहतियाब हो गए। 21 दिसंबर से अलहमरा आर्ट सेंटर में स्टेज ड्रामा दिलबर जानी में परफॉर्म करेंगे। 1 माह से बुखार में मुब्तला मारूफ कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू अब मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। 8 माह कबल कोडू का कार हादसे में टांग जख्मी हो गया था जिसके बाद उन्हें मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट का कहा गया है। इस दौरान वो शोबिस सरगर्मियों से दूर ही रहे। गुज़श्ता 1 माह से वो सर्दी की शिद्दत की वजह से बुखार में मुब्तला हो गए थे लेकिन अब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुके हैं। 21 दिसंबर के रोज़ से अलहमरा आर्ट सेंटर में स्टेज ड्रामे दिलबर जानी की कास्ट में शामिल होंगे जबकि ड्रामे के मुसन्निफ और हिदायतकार बिलाल चौधरी और प्रोड्यूसर अफजल भट्ट हैं। जबकि बकिया कास्ट में अदाकार नवाज अंजुम, अफरोज खान, पायल चौधरी, साबिर अली गागा, जोया चौधरी, सीमी खान और दीगर फनकार शामिल हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद और अभी खबर आप तक पहुंचाएंगे। अवामी मसाइल के हवाले से यूनियन काउंसिल 140 फतेहगढ़ में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका इदारों से नाराज चेयरमैन यूनियन काउंसिल इमरान कहते हैं कि नई हुकूमत आते ही बल्दियाती नुमाइंदगान मुश्किल में आ गए थे। फतेहगढ़ के इलाके शाहदीन पार्क, कच्चा सलामतपुरा रोड, महर फयाज कॉलोनी और बिस्मिल्ला पार्क समेत दीगर इलाकों में कचरे के ढेर लग गए और मकीनों का इस हवाले से कहना है कि ताफुन ज़दा माहौल में जीना मुश्किल हो गया है। अहम शाहराहों और गलियों से ना सिर्फ गुजरना मुहाल है बल्कि मुख्तलिफ जल्दी बीमारियां भी फैल रही हैं। चेयरमैन यूनियन काउंसिल अली इमरान का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब से नई हुकूमत आई है बल्दियाती नुमाइंदों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मॉल रोड पर आरसी तजावुजात और ट्रैफिक जैम के मसाइल दरपेश हैं। सदर मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल महमूद की दावत पर असिस्टेंट कमिश्नर अनम जैद, म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर भट्टू ने मॉल रोड का दौरा किया और तमाम तजावुजात खत्म करवा दी। मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर सुहेल महमूद भट्ट ने जनरल सेक्रेटरी जाहिद मीर, सुहेल जफर, नासिर अंसारी, चौधरी नासिर, निसार बज़मी, हाफिज आबिद, उस्मान कुरैशी, कदीर भट्टी समेत दीगर ताजरान के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर अनम जैद और म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर भट्टू का इस्तकबाल किया। दोनों अफसरान ने ताजरान और टीम के हमरा मॉल रोड के अतराफ और पैनोरामा सेंटर का दौरा किया और आरजी और मुस्तकिल नौयत की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। ज़राई इंतजामिया की टीम ने दुकानों के सामने थड़े मिसमार कर दिए। सदर मॉल रोड सुहेल महमूद भट्ट ने कहा कि आरसी नौयत की तजावुजात दर्दे सर बनी हुई हैं। ज़िले इंतजामिया की टीम जैसे ही ऑपरेशन करके वापस जाती है तजावुजात दोबारा कायम हो जाती हैं। मोबाइल फ़ोन की तिजारत से वाबस्ता ताजरान का अहम इजलास हुआ है। सीनियर ताजर रहनुमा मलिक अमानत और अमीन मसर भट्ट की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स की दरामद और ड्यूटीज़ के तायुन का SRO जारी करने का मुतालबा किया गया। हॉल रोड पर मुनक़िदा मोबाइल फ़ोन के ताजरान के इजलास में अमीन मसर भट्ट, मलिक अमानत, इमरान बशीर, खुरम शहजाद, मोहम्मद शान समेत दीगर ताजरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर पाकशीन ट्रेडर्स एसोसिएशन अमीन मसर भट्ट ने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स के ताजरान मसाइल हल न होने के बायस शदीद परेशानी से दो चार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स की दरामद की इजाज़त दे और जल्द इसका SRO भी जारी किया जाए। अमीन मसर भट्ट ने कहा कि दरामद शुदा और कीपैड मोबाइल फ़ोन्स पर ड्यूटीज़ की शरह का तयन न हो सका।
ادھر لاہور سمیت پنجاب بھر کے 105 سرکاری کالجز میں پرنسپلز کے عہدے خالی ہیں۔ 105 سیٹوں کے لیے کالجز کے 19ویں اور 20ویں گریڈ کے 500 اساتذہ نے پرنسپل کے عہدے کے لیے درخواستیں جمع کروا دی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے 105 سرکاری کالجز میں پرنسپل کے خالی عہدوں پر تقرریوں کے حوالے سے 500 اساتذہ نے درخواستیں جمع کروائی ہیں، جبکہ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے ان درخواستوں کی اسکروٹنی کے بعد امیدواروں کے انٹرویوز کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا۔ اس ضمن میں وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کو لاہور بورڈ میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری ذیشان جاوید نے بریفنگ دی، جبکہ اس موقع پر اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ساجد ظفر بھی موجود تھے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن کو بتایا گیا ہے کہ پرنسپل کے خالی عہدوں پر 100 امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کر لیے گئے اور انٹرویوز کرنے والی کمیٹی میں ڈی پی آئی کالجز پنجاب کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ وزیر ہائر ایجوکیشن نے کالج پرنسپل کے عہدے پر تقرری میرٹ کے مطابق کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں اور امیدواروں کے انٹرویوز مکمل ہوتے ہی 105 کالجز میں مستقل پرنسپل کی تقرری کا بھی کہا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نیسپاک فاؤنڈیشن کے 700 ملازمین کا معاشی مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ ملازمین نے قانونی چارہ جوئی کا راستہ اختیار کر لیا۔ نیسپاک فاؤنڈیشن کے گریڈ 1 سے 7 تک کے ملازمین نے نیشنل انڈسٹریل ریگولیشن کمیشن میں نیسپاک کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈیپٹی چیف ایگزیکٹو HR کامران امتیاز درخواست واپس لینے کے لیے ملازمین پر زور ڈالنے لگے ہیں۔ درخواست میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ 10 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا مگر آج تک فاؤنڈیشن ملازمین کو مستقل نہیں کیا گیا۔ نیسپاک انتظامیہ تمام لیبر قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ درخواست میں MD نیسپاک طاہر مسعود، ڈائریکٹر HR کامران امتیاز اور جنرل مینیجر عمر فاروق کو فریق بنایا گیا ہے۔ LDA حکام نچلے طبقے کے ملازمین کو تنخواہ دینا ہی بھول گئے۔ انجینئرنگ ونگ کے ڈیلی ویجز 6 ماہ سے تنخواہوں کے منتظر، جبکہ چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، نوبت فاقوں تک جا پہنچی۔ LDA میں کام کرنے والے 109 ملازمین کو جون سے تنخواہ نہیں ملی۔ ملازمین انجینئرنگ ونگ کے مختلف شعبہ جات میں سالہ سال سے کام کر رہے ہیں۔ LDA ڈیلی ویجز کو پالیسی کے خلاف مستقل نہیں کیا گیا۔ ڈیلی ویجز ملازمین نے وزیر اعلیٰ اور DG سے نوٹس دینے کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے ٹیپا کے ڈیلی ویجز کو تنخواہیں جاری کر دی گئیں، جبکہ LDA ملازمین محروم ہیں۔ ملازمین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ LDA حکام 109 ملازمین کو نکال کر سفارشی بندے بھرتی کرنا چاہتے ہیں۔ ناقص تعمیر یا مریضوں کا رش، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے کروڑوں روپے لاگت سے 8 برس کی قبل تعمیر ہونے والے آؤٹ ڈور بلاک کے فرش اکھڑ گئے، ٹائلیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ PIC کے OPD بلاک کی عمارت کروڑوں روپے کی لاگت سے 8 برس قبل تعمیر کی گئی، جبکہ آؤٹ ڈور کی عمارت کے فرسٹ فلور کے فرش ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے اور ٹائلیں بھی اکھڑ گئیں۔ عمارت کے فرش ٹوٹنے کے بعد عملے کی جانب سے ٹوٹی ہوئی ٹائلیں ایک جگہ جمع کروا دی گئی ہیں۔ فرش کی ٹوٹ پھوٹ ناقص مٹیریل کے استعمال کی وجہ سے ہوئی ہے یا اس کی وجہ مریضوں کا رش ہے، تاہم فی الحال اس حوالے سے کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہ آ سکی۔ فرش اکھڑنے کے بعد تاحال اس کی مرمت کا کام شروع نہ ہو سکا۔ ریلوے لاہور ڈویژن کا برڈ کالونی اور واشنگ لائن کالونی میں صاف پانی کے نظام کی اثر نو تعمیری کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جبکہ واٹر سپلائی پائپ لائن کی تبدیلی کا ٹینڈر جاری کر دیا گیا۔ DSP ریلوے لاہور ڈویژن سفیان سرفراز ٹوگر کے مطابق پائپ لائن کی تبدیلی کا تخمینہ 2,16,93,000 روپے رکھا گیا ہے۔ ٹینڈر جاری ہونے کے بعد پائپ لائن بچھانے کا دورانیہ 12 ماہ رکھا گیا ہے۔ ٹینڈر نوٹس ریلوے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ ٹینڈر نوٹس کے مطابق خواہش مند ٹینڈر دستاویزات ورکس 10 جنوری 2019 تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ آٹو گڈز، موبائل الیکٹرانکس، اشیاء ضروریہ سمیت دیگر سیکٹرز کے درآمد کنندگان بھی معاشی مشکلات کا شکار ہو گئے۔ درآمد کنندگان کا کہنا ہے کہ برآمدات بڑھانے اور درآمدات میں کمی کے حوالے سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آٹو گڈز، موبائل فونز، الیکٹرانکس، اشیاء ضروریہ اور بیوٹی کاسمیٹکس کے درآمد کنندگان بھاری ٹیکسز، آڈٹ کے نوٹسز، سیلز ٹیکسز سمیت دیگر معاشی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں۔ لاہور چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کہ کاروباری برادری برآمدی حجم بڑھانے اور درآمدات کم کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن درآمدات کو یکمشت نہ روکا جائے، ایسے اقدامات سے کاروبار جمود کا شکار ہو جائیں گے۔ اب یکمشت جب یہ پورا لاگو کریں گے تو لوگوں کے کاروبار تباہ برباد ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے اس کو گریجولی لے کے آئیں تاکہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کاروبار بھی اور اپنا اس کو سوچ سکیں۔
अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रंच है, लोगों में बहुत ज़्यादा टेंशन है, सारा बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। इलेक्ट्रॉनिक्स के दरामद कुनिंदगान का कहना है कि आए रोज रुपए की कद्र में गिरावट से तिजारती सरगर्मियां शदीद मंदी का शिकार हैं। दरामद कुनिंदा और सीनियर ताजिर रहनुमा तारिक फिरोज कहते हैं कि ऑडिट की तलवार, सेल्स टैक्स, दरामदी ड्यूटी जैसे मसाइल हल किए बगैर कारोबार बेहतर नहीं हो सकते। दिन ब दिन डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं हो रहा, डेली 1 रुपया 1.5 रुपया 50 पैसे 40 पैसे रेट बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो इम्पोर्ट है उसमें बहुत महंगी हो गई है। दरामद कुनिंदगान कहते हैं कि मकामी इंडस्ट्री को फरोग दिया जाए ताकि दरामदात का मुतबादिल मुल्क में तैयार हो और मुल्क का कीमती ज़र मुबादला बच सके। कैमरामैन अली नौमान के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दारे अरकम स्कूल मंसूरा ब्रांच में सालाना खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तकरीब में बच्चों के वालिदैन ने भी शिरकत की। तकरीब में क्या हुआ जानने के लिए देखते हैं अफीफा नसरुल्लाह की ये रिपोर्ट। की रस्सी को अपनी जानिब खींचकर अपने जोरे बाजू का मुजाहरा करते ये बच्चे कोई पेशावर मजदूर नहीं बल्कि ये नौनिहाल हैं जो अपने जोश और जज्बे का अपने जोरे बाजू से मुजाहरा करना खूब जानते हैं। उनके दिल में जीत का जुनून बड़े बड़े पहलवानों को चित करने की सलाहियत रखता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जीतने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इधर बहुत मजे की गेम्स भी हो रही हैं। फजा में गुब्बारों के छोड़ने से तकरीब का आगाज हुआ। क्या छोटे क्या बड़े सब बच्चे कतार बनाए फौजी बैंड पर परेड करते नजर आए। के मुकाबले शुरू हुए, कोई सीधा दौड़ा तो कोई उल्टा, कोई एक दूसरे के साथ टांग बांध कर दौड़ा। माओ ने गुब्बारे फुलाने और फोड़ने में बच्चों की मदद की। शुरू हुई साइकिल रेस। छोटे बच्चों के बाद आए बड़े बच्चे मैदान में और दिखाए जिम्नास्टिक के करतब। आग के लपकते शोलों से बच्चों ने कूद कर दिखाए खूब करतब। तकरीब के आखिर में जीतने वाले बच्चों में मेडल्स तकसीम किए गए। तकरीब के शुरका का कहना था कि स्कूल इंतजामिया को चाहिए कि गैर निसाबी सरगर्मियों को रोजाना की बुनियाद पर पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाए ताकि बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा भी हो सके। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर।